अतुल प्रसाद होंगे बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। बिहार कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं अतुल प्रसाद। फरवरी 2022 में विकास आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे प्रसाद और अपने बैचमेट रजनीश कुमार महाजन की जगह अब प्रसाद लेंगे। अगले 6 साल या 62 साल की उम्र तक इस पद पर वो बने रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी यहाँ पर जारी कर दी है। आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। फेफड़ों के निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। आवश्यक जांचों के बाद क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उन्हें रखा गया। फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सपा नेता आजम खान की तबीयत अभी फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यही जा रहा है कि फेफड़ों की निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी हैं। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजे गए हैं संजय राउत। दरअसल पात्रा चौल जमीन घोटाले में आज खत्म हो रही थी राउत की हिरासत। इससे पहले ही ईडी ने राउत को किया पीएमएलए विशेष कोर्ट में पेश, जिसके बाद उनकी हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ईडी की हिरासत बढ़ाए जाने पर उनके भाई सुनील राउत का बयान भी आया, जिसमें सुनील राउत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। वे कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भाजपा उनसे डरती है। चीन ताइवान के बीच युद्ध के आसार। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का है चीन। ड्रैगन ने 6 क्षेत्रों में शुरू किया सैन्य अभ्यास। ताइवान को घेरने के लिए सीमा के आसपास घेराबंदी शुरू की गई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये अभ्यास नाकेबंदी, समुद्री लक्ष्यों पर हमले, जमीनी लक्ष्यों पर हमले और वायु क्षेत्र नियंत्रण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। 7 अगस्त तक चलेगा। आज से शुरू हुआ ये सैन्य अभियान, यानी 7 अगस्त तक ये जारी रहेगा। और ये अभ्यास खासतौर से नाकेबंदी, समुद्री लक्ष्यों पर हमले और जमीनी लक्ष्यों पर हमले और साथ ही वायु क्षेत्र नियंत्रण को ध्यान में रखकर ही किए जा रहे हैं। भाजपा के हुए कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में थामा है पार्टी का दामन। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। कुलदीप ने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया था। बिश्नोई के साथ उनके पुत्र भव्य बिश्नोई, मां जसमा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा की सदस्यता आज ग्रहण की है। इस दौरान कुलदीप ने कहा कि आगे की राजनीति मैं और मेरा पुत्र करेंगे। मेरी पत्नी रेणुका चुनाव नहीं लड़ेंगी। कुलदीप ने पीएम मोदी को बताया सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए का विरोध तेज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 16 पार्टियों का संयुक्त बयान आया इसे लेकर, जिसमें कहा कि इससे ईडी को मिलता है किसी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार। कोई भी इस ड्रैकोनियम कानून का कैसे समर्थन कर सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल और आप भी एक साथ सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की अपील करने की तैयारी कर रही है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। इस फैसले से वो सहमत नहीं है। 16 पार्टियां हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से बयान इसे लेकर दिया और कहा कि इससे ईडी को किसी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार मिलता है। कांग्रेस सांसदों के हंगामे के कारण कल 3 बार लोकसभा स्थगित हुई। फिर भी सरकार का एक विधेयक पारित हुआ। एक विधेयक सदन में पेश हुआ। लोकसभा का प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे में बर्बाद हुआ। उसके बाद सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हुआ। इसके अलावा सरकार ने पेश किया ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक। सदन में पूरे दिन चलता रहा नेशनल हेराल्ड पर ईडी के छापों का विरोध और फिर भी सरकार एक विधेयक पारित कराने में यहाँ पर सफल रही। हालांकि विरोध लगातार जारी था। जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर, यह मुद्दा भी गरमाया रहा सदन के अंदर। पूरे दिन इस पर ही विरोध चलता रहा, लेकिन इस बीच भी सरकार कामयाब रही एक विधेयक को पारित कराने। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन की बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और इससे आती है नैन्सी पेलोसी की पिछली भारत यात्रा की याद भी। 1 दशक पहले दलाई लामा से मिली थी नैन्सी पेलोसी। तब चीनी दूतावास के सामने तिब्बतियों ने उग्र प्रदर्शन किया था। लगभग जेल में तब्दील कर दिया गया था पूरे चीनी दूतावास को। 2008 में भारत यात्रा पर आई थी अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। उस वक्त की याद जरूर ताजा हो जाती है जब अब चीन की बहुत ही ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया उनकी यात्रा को लेकर आ रही है और इसी से ही याद आती है उनकी पिछली भारत यात्रा को लेकर, जहां 1 दशक पहले दलाई लामा से नैन्सी पेलोसी मिली थी और उस दौरान भी चीनी दूतावास के सामने तिब्बतियों ने उग्र प्रदर्शन किया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला, नए सीजेआई के पद संभालने से पहले नहीं होगी नई पोस्टिंग। एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में हुई है कॉलेजियम की बैठक और इसी महीने नए सीजेआई के रूप में पद संभालेंगे यूयू ललित। तब तक जजों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी फैसला नहीं होगा। 26 अगस्त को रिटायर हो रहे सीजेआई एनवी रमन्ना, लेकिन अब ये बेहद अहम नाम सामने, जहां नए सीजेआई के पद संभालने से पहले अब कोई नई पोस्टिंग नहीं होगी, अहम फैसला लिया गया है। एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में ही कॉलेजियम की बैठक हुई और इसी महीने नए सीजेआई के रूप में यूयू ललित भी पद संभालेंगे और तब तक जजों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी फैसला फिलहाल नहीं होगा। कॉर्बेट में मोदी सर्किट की योजना बना रही उत्तराखंड सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। बियर ग्रिल्स के साथ की थी मैन वर्सेस वर्ल्ड की शूटिंग। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एपिसोड की शूटिंग हुई थी और अगस्त 2019 में हुआ था इस एपिसोड का प्रसारण। पर्यटकों को शूटिंग वाले स्थलों तक पहुंचाने की योजना है। मोदी सर्किट योजना पर काम कर रहा है पर्यटन विभाग और जोरों से इस पर काम किया जा रहा है। बियर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वर्ल्ड की शूटिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये शूटिंग हुई थी उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जहां पर ये पूरा एपिसोड शूट किया गया था। अगस्त 2019 में हुआ था इस एपिसोड का प्रसारण और अब पर्यटकों को शूटिंग वाले स्थलों तक पहुंचाने की योजना है। मोदी सर्किट योजना पर काम कर रहा है पर्यटन विभाग। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के तबादलों को लेकर खलबली मची हुई है। जून में बनी है तबादला नीति। 30 जून को डॉक्टरों के तबादले हुए। जुलाई के पहले हफ्ते में 300 से ज्यादा डॉक्टर्स का विरोध भी हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने तबादलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। 48 तबादले गलत पाए जाने पर रद्द हुए तो जांच पड़ताल जारी है। प्रशासनिक पदों पर काम करने वाले 29 डॉक्टरों को इसे लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के तबादलों को लेकर अब खलबली मची हुई है, क्योंकि जून में तबादला नीति बनी थी। 30 जून को डॉक्टरों के तबादले हुए और जुलाई के पहले हफ्ते में ही 300 से ज्यादा डॉक्टरों का विरोध भी हो गया। अब इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने स्पष्टीकरण मांगा है। 48 तबादले गलत पाए जाने पर रद्द किए गए हैं। जांच पड़ताल जारी है। 13 से 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में फहराए जाएंगे 4,76,00,000 तिरंगे। हर घर तिरंगा योजना के तहत अब तक 3,86,000 तिरंगे तैयार किए गए हैं। 13 अगस्त तक हो जाएगा बाकी तिरंगे का भी निर्माण। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे राज्य में तिरंगे लगेंगे। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है और इसी के तहत ही ये बनाए जा रहे हैं। 13 अगस्त तक बताया यही जा रहा है कि बाकी तिरंगों का भी निर्माण हो जाएगा। हालांकि अब तक 3,86,000 तिरंगे का निर्माण हो चुका है। वहीं 4,76,00,000 तिरंगे उत्तर प्रदेश में फहराए जाएंगे 13 से 15 अगस्त के बीच। पिछले 3 वर्षों में यूएपीए के तहत 4,690 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनमें से सिर्फ 149 आरोपी ठहराए गए अदालत में दोषी। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लिखित जवाब भी आया। इनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, जहां यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए हैं 1,338 लोग। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 943, जम्मू कश्मीर में 750 यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई है। देश में आतंकवाद के खिलाफ बना है ये कानून। यूपी में 800 सरकारी वकीलों की छुट्टी के बाद अब फोन बज रहे हैं। मंगलवार से बज रहे आरएसएस नेताओं, भाजपा पदाधिकारियों के फोन। कई वकील सरकारी वकील बनने के लिए कर रहे हैं फोन पर फोन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष रखते थे 505 वकील। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सरकार का पक्ष रखते थे 336 वकील और इन सभी का सरकार के साथ अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। नई नियुक्ति के लिए भागदौड़ में लगे बड़ी संख्या में वकील। वहीं सरकारी वकील की नियुक्ति में सत्ता और संगठन की अहम भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है। यस बैंक डीएचएफएल घोटाले में 2 बिल्डर्स की 415 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने अटैच की है अविनाश भोसले और संजय छाबड़िया की संपत्ति। बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी और ईडी ने दोनों बिल्डर्स को जून में गिरफ्तार भी किया था। संजय छाबड़िया की मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित संपत्तियां अटैच कर दी गई है। इधर मुंबई, पुणे और नागपुर में अविनाश भोसले की संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में जगह मिल सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को समीक्षा खेलों में शामिल किया है और अगले साल मुंबई में होगा इसे लेकर अंतिम फैसला, क्योंकि 30 मई से 1 जून 2023 तक आईओसी सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस साल के शुरू में कहा था कि लॉस एंजलिस में 28 खेलों को शामिल किया जाएगा। युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ खेलों को रखा जा सकता है और ऐसे में उम्मीद यही है कि क्रिकेट भी इसमें शामिल होगा। 12 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के बैंक खाते अटैच किए गए। कर्ज देने वाली इन 12 एनबीएफसी के चीनी नागरिकों से संबंध है। करीब 4000 करोड़ रुपए के कर्ज देकर वसूला है 800 करोड़ रुपए ब्याज। ईडी ने अटैच किए इन कंपनियों के बैंकों में जमा 105 करोड़ रुपए। इससे पहले 159 करोड़ रुपए की संपत्तियां ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है और इस तरह इस मामले में अब तक 264 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। क्रिप्टो करेंसी पर आतंक का साया, टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने छापेमारी की। बुधवार को बिटकॉइन ट्रेड के मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान जांच एजेंसी को डिजिटल उपकरण, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और कई जरूरी कागजात भी बरामद हुए, जो करते हैं टेरर फंडिंग में बिटकॉइन के इस्तेमाल की ओर इशारा। ये कार्रवाई की गई, हालांकि सरकार ने किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया है। इसके बाद भी लोग बड़े पैमाने पर इसमें निवेश कर रहे हैं। नौकरी लेने नहीं देने वाले बन रहे हैं भारतीय युवा। देश के युवाओं में बढ़ रहा है स्टार्टअप कल्चर क्रेज। अब तक 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप को मान्यता दी है और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर घोषणा भी की और साथ ही कहा कि भारत ने नवाचार और उद्यमिता में अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। विश्व में सर्वाधिक भारत में प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जा रही है और पिछले 6 वर्षों में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान नवाचार, उत्साह और उद्यमी भावना स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ा रही है। भारत में स्टार्टअप का भविष्य संभावनाओं से भरपूर और उत्साहवर्धक है। भारतीय स्टार्टअप से 7,46,000 रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।